बहुत से लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया, कहीं पे 4 फुट है, कहीं पे 2 फुट है और कहीं पे 20-20 फीट भी पानी है। मुझे ये बताएं कि इन घरों में रहा जा सकेगा और इन घरों में अब क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा? अच्छा, इसमें होना तो यही चाहिए कि जब ये बारिश और ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद उन सब घरों का इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है, ठीक है, इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन से फिर हमें आइडिया होगा कि उस घर की कंडीशन क्या है। उस घर की कंडीशन के मुताबिक फिर अलाउ करना चाहिए अथॉरिटीज़ को कि आप इस घर में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो आप मतलब अभी जिस तरह ये आपने बताया फ्लड चला जाता है, हाँ, जब तो जिसका घर है वो जाके नहीं रह सकता, उसमें डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर ना। यानी कि जैसे आपने बताया कि अगर पानी 2 फुट खड़ा है तो केस हो रहा है, अगर पानी 6 फुट खड़ा है तो केस हो रहा है, अगर पानी 10 फुट या 20 फुट खड़ा है तो केस हो रहा है। 8-8 फीट भी पानी एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ। तो पानी के हाइट के हिसाब से आपके घर की सिचुएशन डिफरेंट होगी ना। अगर पानी 1 या 2 फुट खड़ा है तो घर आपका ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, आप उसमें रहते रहें जो भी है ना। लेकिन अगर पानी 10 फुट या 20 फुट खड़ा है तो इट मीन्स कि आपके घर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका हुआ है ना। ठीक है, उस केस में तो सीधी सी बात है, आपके घर का सारा सामान तो ख़राब हो गया। इट मीन्स कि आप फौरी तौर पर तो कोई भी नहीं रहेगा ना। तो सबसे पहला स्टेप तो लोग तो अगर 10 या 20 फुट पानी खड़ा है इट मीन्स के घर इस वक्त खाली हो चुका हुआ है, लोग छोड़ चुके हैं घर को। और उस घर में उनका जो सामान पड़ा था या तो उन्होंने पहले उसको निकाल दिया होगा या फिर वो निकालना पड़ेगा उनको, या वो सामान उनका किसी यूज़ में नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए इट मीन्स कि वो घर इस वक्त तो यूज़ नहीं रहने के काबिल नहीं। हाँ, हम आते हैं उसके स्ट्रक्चर पे। जी जी बिल्कुल। जो फाउंडेशन हैं, बुनियादें हैं, पानी जाहिर सी बात है जब 10 फुट खड़ा है, 8 फुट खड़ा है, 6 फुट भी खड़ा है तो वो बुनियादों में पानी पहुंच चुका है आपके। क्या नुकसान होगा घर को? अच्छा, अब इसमें ये है कि जो बेसिक जो चीज़ होती है वो यही होती है कि जब आपका फाउंडेशन के अंदर पानी जाता है तो नीचे जो फाउंडेशन क्या होती है, फाउंडेशन बेसिकली ये होती है कि आपकी जो ईंटों की दीवारें हैं नीचे मट्टी के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब जब पानी आपका मट्टी के अंदर चला जाएगा तो मट्टी सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, ठीक है। अब पानी अगर उसके अंदर, एक तो होता है पानी जाना, एक होता है पानी खड़े रहना, यानी कि 3 दिन 4 दिन 10 दिन पानी खड़ा रहेगा। जब पानी खड़ा रहेगा तो पानी अंदर उसके पेनिट्रेट होता रहेगा। जितना ज़्यादा पानी वहाँ खड़ा रहेगा, जितने दिन वहाँ पानी स्टे करेगा, उतना वो अंदर पेनिट्रेट करेगा, उतना वो उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी पानी की और उतनी वो ज़्यादा आपकी जो मट्टी है सॉफ्ट हो जाएगी। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो क्या होगा, आपके जो उसके ऊपर जो उसकी जो वज़न उठाने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। जब वो कम होती जाएगी तो क्या होगा, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि ब्रिक वॉल सिस्टम है जो भी है, तो वो बैठना शुरू हो जाएगा। जब वो बैठना शुरू हो जाएगा तो उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम सेटलमेंट क्रैक्स कहते हैं। अब जब वो क्रैक्स आने शुरू होंगे तो उसकी वजह से फिर वो आपके दीवारें टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी और इवन यहाँ तक भी हो सकता है कि आपके क्रैक्स अगर बढ़ते जाएँ कोई खुदा ना खास्ता दीवार गिर भी सकती है। लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन है जिसका चांस काफ़ी कम होता है। ठीक है। बहुत सी जगहों के ऊपर मैंने ये देखा है कि पानी जो है वो जो बुनियादें हैं वहाँ से निकलना शुरू हो गया और गैराज के जो गेट होते हैं पोर्च के वो भी नज़र नहीं आ रहे। ओके, मीन्स के 7-8 फुट हाइट तक, 8 फीट हाइट तक। इस केस में बता दें इनके साथ क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें सर ये एक तो हो गया ना, और अगर वो ज़मीन भी दरिया की हो तो? हाँ, नहीं वो तो एक चलें एक अलग डिस्कशन है ना कि साफ तरह के सोसाइटीज़ ऐसी जगहों पे बन गई हैं जो कि नेचुरल रास्ता था दरिया का। मेरे पूछने का मतलब ये है कि दरिया की ज़मीन और आम ज़मीन पे बनाने में फ़र्क तो होगा ना। तो मैं ये वर्स्ट केस में पूछ रहा हूँ कि अगर अगर घर दरिया की ज़मीन पे है और 8-8 फीट पानी में डूबा हुआ है, ये नॉर्मल भी हमने लोगों ने कब्जा भी किया हुआ है, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं है, नॉर्मल लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उनके घर 2 मंजिला भी डूबे हुए हैं। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि दरिया की ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं और 8-8 10-10 फीट पानी में उन घरों के साथ क्या होगा? सर उसमें यही बात है ना कि अगर तो यही बात है कि अगर तो घर प्रॉपर्ली डिज़ाइन हुए हुए हैं, दरिया की ज़मीन पे बने हुए हैं, टाइप ऑफ सॉइल का पता है किस किस्म के सॉइल और फाउंडेशन डिज़ाइन उसके मुताबिक हुआ हुआ है, फिर तो डैमेज कम होगा। लेकिन जो आपने बताई जो बात के लोगों ने खुद ही बना दी है, कुछ कोई उसके पीछे कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर इन्वॉल्व नहीं है, उसके पीछे कोई सॉइल टेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में तो वो अब यही बात है ना कि अगर उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ तो ज़्यादा डैमेज होंगे। अब वो डैमेज जो होता है वो वही अगर आपका जिस गिर सकते हैं। अब गिरने वाली सिचुएशन, अच्छा हमारा जो बेसिकली इसमें समझने की जरूरत है कि जो हमारा जो नॉर्मल जो घर बनते हैं वो होते हैं लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चरल सिस्टम। अच्छा, उसमें ये होते हैं कि रूम्स बने होते हैं, तो एक कमरा दूसरे कमरे को एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, सपोर्ट कर रहा होता है ना। अगर तो एक पतला सा लंबा सा हॉल हो तो उसके गिरने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वॉल्स कम होती है। ठीक है। अगर एक घर है उसमें आपके रूम्स बने हुए तो एज ए बॉक्स सेट कर रहे हैं, उसके बाद वॉल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरलॉक कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। तो इसलिए हमारा अगर एक स्ट्रक्चर खाली पिलर पे खड़ा हो तो एक पिलर गिर गया पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन जिस तरह हमारे घर होते हैं नॉर्मली वो लोड बेरिंग वॉल सिस्टम पे होते हैं, लंबी लंबी दीवारें होती हैं और बॉक्सेस की शक्ल में बीम्स डले हुए होते हैं, उसमें बॉक्सेस की शक्ल में रूम्स बने होते हैं, तो एक वॉल दूसरी वॉल को सपोर्ट करती है। अब होता है कि जब सेटलमेंट होगी या पानी आएगा तो सॉफ्ट होगी सॉइल तो दीवारें बैठेंगी,
आपको सिम्टम्स आएंगे, क्रैक्स आएंगे। उसके बाद क्रैक्स वो आहिस्ता आहिस्ता वाइड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही कोई दीवार गिर जाएगी। ठीक है। पहले हेयर लाइन क्रैक्स आएंगे, फिर क्रैक्स वाइड होते जाएंगे। जब जो क्रैक्स वाइड होते जाएंगे तो फिर आपको अलार्म होता जाएगा कि आपकी वॉल किस कंडीशन में, खुदा ना खास्ता गिरने वाली तो नहीं है। ठीक है। उसकी कंडीशन देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने ये रहने के काबिल है कि नहीं है, या फिर आपने उस दीवार को, अगर दीवार में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हों तो फिर ये होता है कि हम लोग उसको छत को जैक्स के साथ सपोर्ट करके दीवार पूरी नहीं बनवाते। पूरी दीवार नहीं बनेगी। अच्छा रऊफ साहब ये बताएं कि ये तो हो गया ना फाउंडेशन, आपने बताया कि ये क्रैक्स भी आएंगे, फिर जब ज़ाहिर है पानी जब उतरेगा, धूप लगेगी तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा, क्रैक्स आएंगे उससे घरों में और उनको टेढ़ी भी हो सकती। मुझे ये बताएं कि ये भी पॉसिबल है कि जिस तरह ये एक चीज़ है, घर यूँ हमारा खड़ा हुआ है और सैलाब का पानी आया 10-10 फीट खड़ा है और ये 1 इंच यूँ हो जाए, बिल्कुल टेढ़ा हो जाए, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो फिर एक घड़ी टेढ़ा हो गया तो नहीं, उसमें अब वही कौन बात आगे है ना, रहेगा? अब अगर तो कोई एक आध इंच तो बड़ा मतलब थोड़ा सा फिगर बड़ी कम है, ठीक है, उसके इसमें तो हम उसको ऐसे उसको दोबारा सीधा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है ना, वो प्लास्टर में या वटेवर आप 5 इंच ले लें। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर तो वही बात है कि उसके इसमें तो आपको बेहतर तो ये होता है कि आपको उस दीवार को नया बनाना चाहिए, नए सिरे से दोबारा बनाना चाहिए, सिर्फ उस वॉल को जिसमें प्रॉब्लम आई है। ठीक है। ठीक है, तो वो लंटर वगैरह दोबारा नहीं डलेगा उसका? अच्छा उसमें अगर तो फिर अगला मोस्टली जो थिंकिंग है वो ये है कि जी टेढ़ी हो गई है तो अब ये लंटर भी इसको गिराओ और नए सिरे से बनाओ। उसमें ये होता है कि जो जिसको आप लेंटर कह रहे हो बेसिकली क्या होती है, कंक्रीट की छत होती है, जिसको लोकल लैंग्वेज हम लेंटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसमें अब उसकी भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर तो दीवार के मूवमेंट की वजह से उसमें क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है ना, और क्रैक्स भी फिर डिपेंड अगेन के क्रैक्स माइनर क्रैक्स हैं या मेजर क्रैक्स हैं। ठीक है, तो फिर तो हो सकता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो उसको भी तोड़ के नए सिरे से बनाया जाए। हाँ, लेकिन अगर आपकी छत में कोई क्रैक नहीं है, आपकी सिर्फ वॉल्स में क्रैक है, तो फिर उस केस में आपने सिर्फ छत को जैक से सपोर्ट करके उस वॉल को सिर्फ रिमूव करके दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि छत को भी रिमूव करें। ठीक है, ये तो होगी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब जब पानी जाएगा, क्योंकि पानी तो आपको पता कहा जाता है कि घर के लिए या किसी भी बिल्डिंग के लिए जो है वो जहर है। बिल्कुल। अब एक मसला है लाहौर में, तो वो बहुत ज़्यादा मसला है सेम का, सीपेज का। एग्जैक्टली। अब जब पानी 10 फीट है और जब वापस निकलेगा ये पानी, तो ये कितनी सीपेज छोड़ के जाएगा और कब तक रहेगी ये? अच्छा, अब इसमें सीपेज जो है ना, एक चीज़ और भी है हमारे पंजाब में जो सीपेज के ज़्यादा इशूज़ हैं वो ये है कि हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम सारा ईंट है। ईंट बेसिकली मट्टी से बनी होती है। ठीक है, मट्टी जो है ना पानी चूसती है। अच्छा, ये तो चले काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन है कि पानी खड़ा रहा। इवन जब हमारे यहाँ जब बारिशें भी होती हैं ना, इवन नॉर्मल भी, तो अगर आपकी दीवार पानी चूसती है, ठीक है ना, तो वो आपकी ईंट भी पानी चूसती है और वो ईंट जो है उतने आराम से पानी को बाहर नहीं निकालती। उसके लिए टाइम चाहिए होता है, धूप काफ़ी ज़्यादा लगे या कुछ हो। अब इस केस में जब आप कह रहे हैं कि 10-10 या 20-20 फुट पानी खड़ा रहा और 8-8 फीट भी है, दिन तक खड़ा रहा, तो वो तो समझ लें कि पूरा घर जो है आपका, उसकी सारी ईंटों की दीवारों ने 8 फीट पानी है और 5 दिन हो गए। एग्जैक्टली। तो सर वो तो फिर आपकी दीवारों ने पानी चूस लिया होगा कम्प्लीटली। तो उस केस में अब वही बात है ना कि अब आपको उसको सीपेज और डैम्पनेस के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आपका सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब उसके सोल्यूशन में अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी दीवारें गिरा के नहीं बना दें। उस केस में अब तो हमारे पास केमिकल्स भी आ गए हुए हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि वेदर का भी वेट कर, बस धूप से भी कम हो जाएंगी वो सीपेज डैम्पनेस, या वो जो आपका जो पानी कम हो जाएगी और ख़त्म होने में फ़र्क है। एग्जैक्टली, टाइम तो ये ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म का चांस कम है, ये रहेगी, ख़त्म होने का चांस कम है, क्योंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग। अगर यानी कि अगर आप 8-10 फुट पानी 5-6 दिन खड़ा रहे तो इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा आप पानी चूस लिया। मेरा एक घर है फॉर एग्जांपल, और मैंने वो 4-5-6 करोड़ रुपए का बनाया है वो घर, और मैं उसके जिस कमरे में भी जाता हूँ, जब ये फ्लड पीछे हो जाता है तो हर कमरे में सीपेज की आपको बेहतर पता है स्मेल होती है, स्मेल है उसके अंदर, रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो स्मेल मैं कितने अरसे बर्दाश्त करूँ? एग्जैक्टली। तो उसके लिए भी यही बात है ना कि वो अब जब वो स्मेल है, अब एक तो चले अगर वेदर बेहतर हो जाए, धूप आ जाए, अच्छी धूप हो जाए, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। सेकंड ये होता है कि अब हमारे पास कुछ केमिकल्स भी आ गए हैं ना, लेकिन उसमें अब हम लोग कई दफ़ा ये करते हैं कि जिस तरह दीवार है उसमें प्लस्तर झाड़ के उसके ईंट के ऊपर एक केमिकल अप्लाई करते हैं, तो जो केमिकल होता है वो आपकी वो जो अंदर उसके पानी होता है उसको सक कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जब उसके ऊपर दोबारा प्लास्टर किया जाए, उसके अंदर भी वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स ऐड किए जाए। ठीक है, इस तरीके से ये हो सकता है कि डिपेंड करता है वॉल की कंडीशन पे, लेकिन हम लोग इसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली उसकी आउटर वॉल्स की और सारा कुछ की। अब मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है पानी आया तो वो फर्श के ऊपर भी आया। एग्जैक्टली। फर्श बैठ सकते हैं?
बिल्कुल बैठ महंगी महंगी टाइलें लगी हुई हैं 100%। और वो फर्श नीचे से गुम भी हो सकता है, खड्डे भी बन सकते हैं वो। एग्जैक्टली क्योंकि वो वही बात है कि अब वो डिपेंड करता है कि आपकी नीचे की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसे थी, नीचे जो आपकी मट्टी थी वो कम्पैक्टेड थी नहीं थी। लेकिन अगर वो फर्श बैठेंगे तो महंगी महंगी टाइलें, मतलब आपको फर्श तो फिर अगर फर्श में तो सीधी सी बात है जब क्रैक आ जाता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको टाइलों को रिमूव करके नए सिरे से फर्श बनाना पड़ता है, दोबारा से नए सिरे से बनेगा। और फर्श और घर में जो घर की टोटल कॉस्ट में टाइल्स का बहुत मेजर रोल होता है। महंगी ही वही होती है। हाँ एग्जैक्टली मेजर रोल होता है और वो घर की खूबसूरती में भी उसका मेजर रोल होता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका यही है कि वो फर्श खत्म करके फिर नए सिरे से बनाए। अच्छा अब इसमें ये होता है कि अगर आपके पास क्रैक्स आ गए हैं तो फिर क्रैक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपने डिपेंड करता है क्रैक्स के ऊपर। लेकिन अब आजकल तो एक और इशू भी होता है कि मोस्टली जो टाइल्स यूज़ होती है ना वो ऐसी होती है जो कि एक दफ़ा मिल के दोबारा मिलती भी नहीं है, मैचिंग का भी इशू होता है। ठीक है, तो उस केस में अब अगर तो एक रूम है चले उसमें प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस रूम के हम टाइल रिप्लेस कर देंगे, ये हो सकता है ना। अगर सारे घर में प्रॉब्लम नहीं है तो लोकली हम एक एक रूम के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर कई दफ़ा लोग इकोनॉमिकल सोल्यूशन ये भी निकालते हैं कि जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उतने हिस्से में टाइल उससे मिलती जुलती को लगा दी, कोई डिज़ाइन पैटर्न ऐसा बना दिया जिससे वो थोड़ा रिकवर हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर फर्श बैठ जाता है तो फिर वो तब्दील ही करना पड़ेगा, दोबारा से ही वो बनाना पड़ेगा उसको। ऐसे ही उसका कोई रिपेयर वर्क नहीं है, एज इट इज़ यूज़ करने। ठीक है। फिर अब जिस घर में 8 फीट तक इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी फ्लड है, तो बोर्ड तो मेरे ख्याल में 4, 5, 6 फीट तक भी होते हैं, वो बिजली का क्या बनेगा? वो जो बिजली के अलावा पाइपों के अंदर सारा पानी चला गया होगा, वो सारा कुछ है, फिर वो कोई करंट और बाकी हादसे के भी चांस हो सकते हैं, तो वो तो आपको उसका इंस्पेक्शन तो कराना पड़ेगा थ्रू आउट। तो मुझे तो आपकी पहली बात से ये लग रहा था कि मैं बस किसी को बुलाऊंगा, जैक लगवाऊंगा और अपनी दीवार नहीं, हर चीज़ चेक करनी है आपने। ये देखें ना, आपने स्ट्रक्चरली भी चेक करना है उसको, आपने सीपेज डैम्पनेस सेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करना है, फिर आपने फ्लोर्स भी चेक करने हैं, फिर आपने अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी भी चेक करनी है, की तो क्रिटिकल है, सीवरेज जो इसकी प्लम्बिंग वर्क होता है। अच्छा, अब उसमें प्लम्बिंग वर्क जो होता है वो बेसिकली वो इतना नहीं होता कि वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाए, पाइप्स होते हैं ना बेसिकली, ठीक है। अब उसको वो फिर यही बात है कि अगर आपका जिस तरह नॉर्मली इतना अरसा पानी खड़ा रहे तो उसमें होता है मट्टी भी साथ आ जाती है पानी के साथ, तो मट्टी जब साथ आएगी तो आपके जो सीवरेज के पाइप्स हैं वो बंद होने का चांस हो सकता है, वो खुल सकते हैं, वो खुल सकते हैं। तो अब तक की आपकी बातों से मुझे छोटा छोटा करके जो आपने मुझे बताया है, आपने मुझे वर्स्ट सिनेरियोज जो है वो उससे अवॉइड ही किया आपने, वो मुझे ये समझ में आया कि घर मुझे दोबारा से नए सिरे से सेट करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा, लेकिन इतनी सवेयर कंडीशन नहीं है कि आप घर तोड़ के नया बनाएं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। हाँ, घर मतलब मुझे बिजली की तारें भी दोबारा डालनी पड़ेंगी, पाइप भी मुझे दोबारा डालने पड़ेंगे। ठीक है, जाहिर है 8 फीट अगर पानी कहीं पे खड़ा है तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि बोर्ड में पानी नहीं गया होगा। ठीक है, तो फर्श भी वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर बुनियादी फाउंडेशन भी वहाँ पर बैठेगी, वहाँ पर क्रैक्स भी पड़ेंगे। कह सकता हूँ कि स्ट्रक्चर मतलब आपका फिनिशिंग की मोस्टली आइटम दोबारा हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट दरवाजे भी खराब हो जाएंगे। तो घर तो अगर फॉर एग्जांपल 4 करोड़ में बनता है तो उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो 1.5 करोड़ का होता है, तो बाकी 2.5 करोड़ तो उसका फिनिशिंग पे लग रहा है। बड़े वाला काम मुझे फिर से दोबारा से करना पड़ेगा। करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। ठीक हो गया, थैंक यू।